सबसे पहले हम द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हिंदी में। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के दृष्टिकोण से और प्रीलिम्स के, दोनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला टॉपिक है भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों से संबंधित चुनौतियां। अभी हाल ही में बाघों की संख्या का रिपोर्ट आया होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो इसलिए ये आर्टिकल आया था। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि भारत में जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर हिम तेंदुआ तक। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का डिस्कशन किया गया है। 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की थी जो बड़ी बिल्लियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब आगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII और राष्ट्र की बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा भारत सरकार के बाघ अभ्यारण्यों टाइगर रिजर्व के लिए तैयार की गई भारत में बाघ अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE पांचवा चक्र का रिपोर्ट इस संबंध में हुई प्रगति और चुनौतियों की एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। अभी हाल ही में आया है ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 का, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब बाघों की संख्या जो है 2006 में 1400 था। ये इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2006 के 1400 से लेके अब यहाँ पे 3167 हो चुका है। 3167 ये संख्या आ ही सकता है आपका। ओके, 3167 हो गया। ये मेंस में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। होने के साथ चिंताएं उभर रही हैं जहां इस बढ़ती संख्या को संभाल सकने की दिशा की वन क्षमता के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था। ये बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका एम क्या था? बाघों के पर्यावासों में कमी लाने वाले कारकों पर नियंत्रण करना और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा इनका शमन करना, मिटिगेट करना, इनको कम से कम करना। ओके, संख्या को कम से कम नहीं, उनके बाघों के जो पर्यावास में कमी लाने वाले कारक हैं उनको कम करना। अधिकतम संभव सीमा तक पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाए रखने के लिए पर्यावास को हुई क्षति का पुनरुद्धार करना, जो नुकसान हो चुका है उसको वापस से यहाँ पे कवर करना, ये इसका एम है। आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी को सुनिश्चित करना। प्रोजेक्ट टाइगर से क्या क्या लाभ हुए हैं इसको हम देख लेते हैं। बाघ संख्या की पुनर्प्राप्ति हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्राइमरी एम था बाघों की आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना। अभी आपने देख लिया कि 2006 में कितनी संख्या थी, अभी यहाँ पे 1400 लगभग संख्या बढ़ चुकी है और 3167 हो चुका है। 1400 था यहाँ पे 2006 के, अब यहाँ पे कितना हो गया है? 3167, 3167 संख्या है बाघों की, जो कि बहुत अधिक है, मतलब कि पिछले की तुलना में बहुत अधिक है। बाघ संख्या की पुनर्प्राप्ति ये उलट दिया हमने। समर्पित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इस परियोजना ने देश भर में नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या में सफलतापूर्वक वृद्धि दर्ज की है। आबादी में यह वृद्धि न केवल प्रजातियों को संरक्षित करती है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान देती है। आपने पढ़ा होगा कीस्टोन प्रजाति, कोई बड़ा यहाँ पे बड़े जीव का यदि हम संरक्षण करते हैं तो उसके साथ साथ जो छोटे जीव भी हैं उनका भी संरक्षण यहाँ पे सुनिश्चित हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण जो है सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए न ये केवल बाघ की प्रजाति को संरक्षित करती है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान देती है। अब आगे देखते हैं पर्यावास संरक्षण। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ पर्यावासों की सुरक्षा पर बल देता है जिसका पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह परियोजना इन भू दृश्यों की सुरक्षा कर अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाती है जो अस्तित्व के लिए इन पर्यावासों पर निर्भर हैं। इन पर्यावासों पर जितने भी जीव जंतु यहाँ पे निर्भर हैं उन सभी को ये लाभ पहुंचाता है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। आर्थिक मूल्य और पर्यटन। बाघ आकर्षक बड़े जीव हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे बंगाल टाइगर को देखने के लिए विदेशों से कई दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए। बाघों की आबादी के संरक्षण में परियोजना की सफलता से पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म में वृद्धि हुई है जिससे स्थानीय समुदायों के लिए और देश के लिए राजस्व का सृजन हुआ है। यह आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायों को संरक्षित प्रयासों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने में मदद करता है। पारिस्थितिकी संतुलन। बाघ शीर्ष शिखा के जीव होते हैं, टॉप में आते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे ये जो चार्ट है यहाँ पे सॉरी ये जो पिरामिड है इसमें सबसे टॉप में यहाँ पे जीव आते हैं। नीचे में तो यहाँ पे प्राथमिक जीव आ जाएंगे, मतलब प्राथमिक जीव सबसे नीचे में उत्पादक आ जाएंगे, घास वास, उसके बाद घास को खाने वाले, उसके बाद उनको खाने वाले जानवर, और सबसे ऊपर में यहाँ पे आते हैं बाघ। बाघ जो है शीर्ष शिखा के जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
शिकार की आबादी को नियंत्रित करके वे अतिचारण पर नियंत्रण रखते हैं और शाकाहारी प्रजातियों के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। देखिए, जब संख्या अधिक हो जाएगी शाकाहारी जीवों की, ये शाकाहारी जीव हैं, इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे घास की कमी हो जाएगी। तो इस घास की संख्या को बनाए रखने के लिए और इन जीवों के बीच में यहाँ पे अतिचारण पर नियंत्रण के लिए और इनके स्वास्थ्य को प्रबंधित करने के लिए इनका शिकार किया जाता है शेर के द्वारा, बाघों के द्वारा। तो इससे ये क्या होते हैं, आबादी को नियंत्रित करते हैं, साथ ही उन प्रजातियों के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में भी मदद करते हैं। बदले में इसका वनस्पति और अन्य पशु आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है। कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण, अभी हमने डिस्कस किया कि कीस्टोन प्रजाति है ये। बाघों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, बाघों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उनके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को वृहद रूप से प्रभावित करता है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। जो ऐसी प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति क्या है इसके बारे में बताइए, ऐसा भी आ सकता है, जो ऐसी प्रजाति को इंगित करती है जो अपनी बहुतायतता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर असमान रूप से वृहद प्रभाव डालते हैं। उनका प्रभाव जो है, मतलब एरिया जो है बहुत अधिक होता है। एरिया मतलब प्रभाव करने का एरिया। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों का संरक्षण कर अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की संरक्षा करता है जो खाद्य जाल के तहत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र की समग्र स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। अब देख लेते हैं कि बिग कैट का काउंटिंग कितना है। 2022 में अभी रिपोर्ट आया है। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय पीएम, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 200 इन द पास्ट 4 ईयर्स। लुक एट द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन कैसी थी 2006 में 1400 था लगभग। यहाँ पे देखिए 2006 में कितना था 1400, 10 में 10 ये इंपॉर्टेंट नहीं। अभी देखिए 2022 और ये 2018 में कितना था ये आपको पता होगा 2967, 2967 था डाटा। अब कितना हो चुका है 3167, 200 यहाँ पे बढ़ चुका है 3167। 2967 था वो अब हो चुका है 3100। प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित चुनौतियों को देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण हानि और विखंडन। तीव्र शहरीकरण, अवसंरचना विकास और कृषि विस्तार के कारण पर्यावास की हानि हुई है। पर्यावास मतलब उन बाघों के रहने की जगह। देखिए, जैसे पूछे कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे जैव विविधता की कमी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जीवों की विविधता है। तो जीवों की विविधता में कमी कैसे होगी, उनकी संख्या में कमी से। उनकी संख्या में कमी कैसा होगा, उनके आवास में कमी से। तो सबसे बड़ा कारण जैसे आपको दे देगा जंगल में आग लगना एटसेट्रा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, एकदम क्लोज। लेकिन जहाँ पे भी आवास आ जाएगा ना, तो आवास सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके रहने की जगह आवास यदि उनका नष्ट होगा तो वही सबसे बड़ा कारण है उनकी आबादी का विलुप्त होने का। ओके, तो यहाँ पे आवास इंपॉर्टेंट है। तीव्र शहरीकरण, अवसंरचना विकास और कृषि विस्तार के कारण पर्यावास की हानि हुई है और उनका विखंडन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावास की हानि। ओके, इससे बाघों की गतिविधियों के लिए जगह की कमी होने से उनके लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है। मानव वन्यजीव संघर्ष, अब ये भी ऑप्शन दे देगा तो ये भी उतना, मतलब कि आबादी घटने का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना पर्यावास हानि है। मानव वन्यजीव संघर्ष, बाघ पर्यावासों के संकुचन और मानव आबादी के विस्तार के साथ मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। पर्यावास को यदि संकुचन होगा तो ऑब्वियस है कि मानव बाघ संघर्ष भी बढ़ेगा, क्योंकि बाघ जो है उनका एरिया ही कम है रहने का, तो अपने एरिया से वो बाहर आएंगे, जिससे बाकी जीव जंतु और मनुष्यों के साथ उनके संघर्ष की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। बाघ पशुधन या यहाँ तक कि मनुष्यों पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे प्रतिशोध में उनकी हत्याएं की जा सकती हैं और बाघ संरक्षण के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। स्थानीय समुदायों की आवश्यकता और बाघ संरक्षण के बीच संतुलन रखना एक कठिन चुनौती है। अगला पॉइंट, अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार। अवैध शिकार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा, अब जैसे आपने पढ़ा होगा पेंगोलिन के बारे में, पेंगोलिन का यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा तस्करी की जा रही है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे बाघ के खाल हो गए, बाघ के नाखून हो गए। अवैध शिकार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा में बाघ के अंगों की मांग और इनका अवैध व्यापार इस प्रजाति के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए शिकारियों और तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जो है आवश्यक है। पर ये सभी क्या है, चुनौतियां हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। ओके, हम चुनौतियों को डिस्कस कर रहे हैं मेंस के पॉइंट से। आप यहाँ पे बड़ा बड़ा पॉइंट को लिख दीजिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लिख दीजिए, उसके नीचे में 5 पॉइंट बना के इन पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव, ऐसे मानव बाघ संघर्ष, उसके ऊपर पर्यावास हानि, ऐसे आप 5 पॉइंट बना लीजिए, उसका डिटेल आपको पता हो जाएगा। फिर आपके लिए एक वो टॉपिक जो है हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा। विखंडित पर्यावासों में बाघों की पृथक आबादियों को आनुवंशिक बाधाओं और निम्न आनुवंशिक विविधता जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बाघों को विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकने का अवसर देने के लिए इन आबादियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए गलियारों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक। गलियारे मतलब जैसे यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, अब यहीं पे जगह सीमित तो नहीं रह सकते ना वो वन्य जीव,
अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो शिकार है वो कम हो गया या कोई भी कारण हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर या कुछ भी वहाँ वहाँ का मौसम हो गया, ये इन्हें विचरना है यहाँ से कहीं और, तो वो इस रास्ते से यदि जाएंगे और यहाँ पे यदि मानव आबादी है तो ऑब्वियसली मानव वन्यजीव संघर्ष यहाँ पे होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे एक गलियारा बना दें, गलियारा मतलब कुछ किलोमीटर का एरिया यहाँ पे चौड़ाई में ले लें और वहाँ पे हम वृक्षारोपण कर दें, जंगल बना दें, तो बाघ जो है यहाँ से यहाँ जाने में उनको आसानी हो जाएगी। तो ये गलियारा का इंपॉर्टेंस है, यहाँ से हम देख सकते हैं गलियारों का निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बदलती जलवायु परिस्थितियां बाघों के बर्यावास और शिकार की उपलब्धता को बदल सकती हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर असर पड़ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और बाघों एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु प्रत्याशा रणनीतियों को शामिल करना चाहिए। अगला है सीमित सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदायों को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हालांकि सीमित सामुदायिक भागीदारी और बाघ अभ्यारण्यों से होने वाले सीमित लाभों के कारण संरक्षण पहल के लिए प्रतिरोध और समर्थन की कमी की स्थिति भी बन सकती है। संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमेशा न्यूज़ में कहता है संरक्षण और विकास के बीच बांधों या सड़कों जैसी विकास परियोजनाओं के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करने से संघर्ष की स्थिति बन सकती है। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे बांध बनाएंगे तो इनका हैबिटेट जो है कम होगा। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि विकास यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वन्य जीव का संरक्षण इंपॉर्टेंट है। विकास बनाम संरक्षण। ओके, मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाघों का समर्थन कर सकने में वन क्षमता की सीमितता से जुड़ी चिंताएं। अब वन क्षमता हमारे पास कितनी सीमित है, इससे संबंधित जो चिंताएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला, संरक्षित क्षेत्रों से बाहर विचरण। बाघों की लगभग 30% आबादी जो है संरक्षित क्षेत्रों से बाहर विचरण करती है और नियमित रूप से मानव बस्तियों में प्रवेश करती है, जिससे मानव बाघ संघर्ष की स्थिति बनती है। सिकुड़ते बाघ गलियारे हमने डिस्कस किया, उनके जाने के लिए रास्ता, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभ्यारण्य से टाइगर रिजर्व, कहीं भी जाने के लिए जो रास्ता है बाघों का वो गलियारा कहलाता है। तो ये गलियारा का जो चौड़ाई है ये सिकुड़ता जा रहा है एरिया उनका, तो दो बड़े वन क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवश्यक पट्टी के रूप में वो काम करते हैं। मानव प्रधान भूदृश्यों में प्रवेश, माना जाता है कि बाघ उन शाकाहारी जीवों की तलाश में वनों से बाहर निकलते हैं जो मानव प्रधान भूदृश्यों में अधिक प्रवेश करने लगे हैं। यह व्यवहार पंचफूली या लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों के अधिग्रहण से प्रेरित है। जैसे देखिए, ये पंचफूली हो गया, लैंटाना हो गया, ये विदेशी प्रजाति हैं। ओके, विदेशी आक्रामक प्रजातियां, ये हमारे जो देसी घास हैं इनको यहाँ पे खत्म करते जा रहे हैं, अपना एरिया ये बढ़ाते जा रहे हैं, और इनको शाकाहारी जो जीव हैं वो खाते नहीं हैं, इनकी संख्या भी बढ़ गई है, तो वो शाकाहारी जीव दूसरे जगह जाएंगे। अब इन शाकाहारी जीवों को खाता कौन है? बाघ खाता है। ओके, तो बाघ को भी अब दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो रीजन यहाँ से आप समझ सकते हैं। वहन क्षमता, बाघों की बढ़ती आबादी के साथ यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या भारत के वन इन शीर्ष शिकारी जीवों का वहन कर सकने में अपनी क्षमता की अंतिम सीमा के निकट पहुंच रहे हैं। असमान वितरण, जबकि भारत में 75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत 53 नहीं अब 54 हो चुका है, 53 बाघ अभ्यारण्य है। बाघ संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र का 1/3 हिस्सा 20 अभ्यारण्यों के दायरे में आता है, जिससे बाघ जनसंख्या के असमान वितरण की स्थिति जो है बनती है। ये द हिंदू का आर्टिकल है। अगेन, भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिए कार्यान्वित प्रमुख संरक्षण प्रयास, इनके बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट लायन चलाया जा रहा है भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई शेर प्रजातियों के संरक्षण के लिए। यह पहल पर्यावास प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान, अवैध शिकार विरोधी उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है। अगला, प्रोजेक्ट लेपर्ड तेंदुआ। प्रोजेक्ट तेंदुआ के व्यापक वितरण और उनकी अनुकूलनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट लेपर्ड स्टार्ट किया गया है। हिम तेंदुआ का संरक्षण, भारत के हिमालयी भूदृश्य हिम तेंदुए के लिए पर्यावास का निर्माण करते हैं। इनके संरक्षण प्रयासों में पर्यावास संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान और अवैध शिकार सेम पॉइंट है, सभी के में लिखना है आपको कि प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ में क्या आएगा संरक्षण प्रयास में, पर्यावास संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान, अवैध शिकार विरोधी उपाय एटसेट्रा। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। चीता पुनः प्रवेश परियोजना अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। चीता पुनः प्रवेश परियोजना, भारत में विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को उनके मूल पर्यावरण में पुनः स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया है। इस पहल में उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करना, पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्बहाल करना और व्यवहार्य चीता आबादी को पुनः स्थापित करने एवं बनाए रखने में उत्पन्न संभावित चुनौतियों का सामना करना शामिल है। विधान और नीतिगत ढांचा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मतलब कि जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण करने के लिए कौन कौन से विधान और नीतिगत ढांचे उपस्थित हैं। इसके अंदर बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को संरक्षित करने के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 जैसे अधिनियम बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। ये कानून शिकार, अवैध शिकार और वन्य जीवों के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। आगे की कहा यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पे पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन को सुदृढ़ करना, जनसंख्या वृद्धि और आनुवंशिक विविधता के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों की पहचान की जाए और उन्हें आगे के अतिक्रमण से बचाया जाए। प्रत्यास्थी और परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए पर्यावास पुनर्बहाली प्रयासों में निवेश किया जाए। अवैध शिकार विरोधी उपायों को सुदृढ़ करना, अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, खुफिया नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से कानून प्रवर्तन को सशक्त यहाँ पे किए जाने की आवश्यकता है। सतत या संवहनीय मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऐसे समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल विकसित हों और क्रियान्वित किए जाएं जो कि स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करें। मतलब कि जो जैसे एक फॉरेस्ट रेंजर है, उसके एरिया में जो कोई गांव आता है तो उस गांव की जो स्थानीय जनजाति है उनको भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रजाति के संरक्षण में शामिल किया जाए, उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान किया जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में ये सब मदद करेंगे। मानव बाघ संघर्ष को कम करने और मनुष्य व वन्यजीव दोनों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी नवीन टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। जलवायु प्रत्यास्थी रणनीतियों को एकीकृत करना, बाघों के पर्यावास और शिकार की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बाघ अभ्यारण्यों के तहत जलवायु अनुकूलन योजनाएं विकसित की जाएं। ऐसे बफर जोन स्थापित किए जाएं जो चरम मौसमी घटनाओं के दौरान वन्य जीवों के लिए शरण स्थली के रूप में काम कर सकें। वहन क्षमता संबंधी चिंताओं का समाधान करना। अगला है यहाँ पे भारत के वनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए व्यापक अध्ययन आयोजित किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाघों की वर्तमान और भविष्य की आबादी सतत या संवहनीय बनी रहे। अब मेंस का आपके पास क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की भूमिका, यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की भूमिका एवं प्रभावशीलता की चर्चा करते हुए भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 स्टार का ये क्वेश्चन है। आपको ये सभी ये जो क्वेश्चन है ये हमने इस आर्टिकल में डिस्कस कर लिया है, इसको आप देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक पेज में आप लिखिएगा, उसके बाद मुझे भेज दीजिएगा। ओके, मैं उसको इवेलुएट कर दूंगा, मूल्यांकन उसका मैं कर दूंगा। आगे हम यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है यूपीएससी में आया था ये 2020 में, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट के पास है, रणथंभौर के पास है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है, सुंदरबन के पास है। तो सभी को पता होगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है इसका एरिया सबसे बड़ा है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के मामले में। सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जिसे टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र भी कहा जाता है, की पहचान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकार को प्रभावित किए बिना ऐसे क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति या ऐसे वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, जैसे बोल देगा कि इनके अधिकार भी प्रभावित होते हैं, नहीं, अनुसूचित जनजाति या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना ऐसे क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ये किसमें बोला है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा उद्देश्य पूर्ति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यहाँ पे कौन कौन से हैं इनके बारे में बताया गया है। कार्बेट का एरिया कितना है, रणथंभौर का, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है उसका एरिया सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा किसका है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पहला आर्टिकल है ये पैलियो प्रॉक्सी के बारे में। पैलियो प्रॉक्सी के बारे में है ये आर्टिकल। इससे संबंधित क्वेश्चन भी लास्ट में हमने रखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 15 क्वेश्चन है, आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं, द हिंदू का है ये। हाल ही में यह घोषणा की गई कि जुलाई 2023 का एक विशेष दिन 1 लाख से अधिक वर्षों में सबसे गर्म दिन था, जो वैज्ञानिक रूप से निराधार है, ऐसा यहाँ पे घोषणा किया गया था। यह दावा थर्मामीटर के आविष्कार से पहले के तापमान अनुमानों पर आधारित था, जो पैलियो प्रॉक्सी पर निर्भर है और दैनिक समय सीमा तापमान प्रदान नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि पैलियो प्रॉक्सी इतना न्यूज़ में था, यह है क्या? पैलियो प्रॉक्सी पैलियो क्लाइमेट प्रॉक्सी या पैलियो एनवायरमेंटल प्रॉक्सी का संक्षिप्त रूप है, जो वैज्ञानिकों द्वारा अतीत की जलवायु
वैज्ञानिकों द्वारा अतीत की जलवायु तथा पर्यावरणीय स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक या रिकॉर्ड हैं। पैलियोप्रॉक्सी किसको बोलते हैं? वैज्ञानिकों द्वारा अतीत की जलवायु तथा पर्यावरण स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक या रिकॉर्ड को बोलते हैं पैलियोप्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी आमतौर पर भौतिक, जैविक या रासायनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं जो तापमान या अन्य जलवायु कारकों में परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया करते हैं। चूंकि सुदूर अतीत की जलवायु की प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है, वैज्ञानिक अतीत की जलवायु विविधताओं तथा दीर्घकालिक रुझानों को समझने के लिए इन प्रॉक्सी रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बर्फ के टुकड़े, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चादरों से खोदे गए बर्फ के टुकड़ों में फंसे हुए हवा के बुलबुलों और समस्थानिक रचनाएं होती हैं जो तापमान और ग्रीनहाउस गैस सांद्रता सहित पिछली वायुमंडलीय स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे हो गया, इनसे जानकारी एकत्रित करते हैं और यहाँ पे डाटा प्रदान करते हैं। वृक्ष वलय की चौड़ाई, घनत्व और समस्थानिक संरचना पिछले जलवायु परिवर्तन एवं वृक्षों के विकास स्थितियों को प्रकट कर सकती हैं, जो तापमान तथा वर्षा में परिवर्तन के लिए एक मूल्यवान प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं। इनका डाटा जो है एक टेक्निकलिटी पे आधारित नहीं होता, इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल के माध्यम से वे डाटा एकत्रित करते हैं, जैसे बर्फ के टुकड़े हो गया, वृक्षों का वलय हो गया, कोरल रिकॉर्ड हो गया, प्रवाल के विकास पैटर्न और समस्थानिक संरचनाएं, समुद्री सतह के पिछले तापमान तथा महासागर की स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पॉलन रिकॉर्ड, पराग रिकॉर्ड, तलछट कोर में संरक्षित विशिष्ट प्रकार के पराग की उपस्थिति और प्रचुरता पिछली वनस्पति एवं जलवायु परिवर्तनों का संकेत देती हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? अब इसकी लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पैलियोप्रॉक्सी तकनीक को व्यवहारिक बनाने में एक प्रमुख धारणा यह है कि जिन प्रक्रियाओं के आधार पर प्रॉक्सी निर्धारित की जाती थी उनका संचालन तब भी उसी प्रकार होता था जिस प्रकार वर्तमान में होता है। मतलब उसमें अपडेशन जो है ना के बराबर हुआ है। प्रॉक्सी द्वारा दैनिक तापमान का अनुमान लगा पाना असंभव है। यहाँ पे एक वृहद क्षेत्र का आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे हमने कोरल का देखा, बर्फ के टुकड़े का देखा और वृक्षों का वलय देखा, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही टाइम बाद घटित होती है। तो लंबे समय के अंतराल में हम मौसम के परिवर्तन को यहाँ पे उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो है दैनिक तापमान का अनुमान लगाना इसमें असंभव है, क्योंकि सागरों और झीलों के अवसाद में दबे हुए प्रॉक्सी निर्धारक के आधार पर केवल सदियों या हजारों वर्ष पूर्व के तापमान की विसंगतियों को रिकॉर्ड किया जा सका। हमने जैसे डिस्कस किया कि सदियों या हजारों वर्ष पहले के यहाँ पे तापमान की विसंगतियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, दैनिक आधार पर नहीं। तापमान संबंधी प्रॉक्सी महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के साथ ऐतिहासिक तापमान विसंगतियों का केवल स्थानीय या क्षेत्रीय अनुमान प्रदान करते हैं। स्थानीय प्रॉक्सी के औसत पर आधारित वैश्विक अनुमानों में और भी अधिक अनिश्चितताएं हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर दैनिक तापमान के बारे में किए जाने वाले दावे अविश्वसनीय हो जाते हैं। दीर्घकालिक पैमाने पर अनुमानित तापमान पता करने की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं? अनुमानित तापमान का पता करने की, इसको देख लेते हैं। ज्ञात रेडियोधर्मी क्षय वाले कुछ आइसोटोप होलोसीन युग जैसे दीर्घकालिक पैमाने पर तापमान परिवर्तन का अनुमान प्रदान कर सकते हैं। होलोसीन युग वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जो लगभग 11,650 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। यह चतुर्थ कल्प का वर्तमान युग है। इंपॉर्टेंट है होलोसीन युग वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जो लगभग 11,650 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। यह चतुर्थ कल्प का वर्तमान युग है। विगत तापमान का अनुमान लगाने के लिए 5000 से लेकर 10 मिलियन वर्ष तक के समय का पता लगाने हेतु कार्बन या सीसा आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन या सीसा आइसोटोप। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन या सीसा आइसोटोप का उपयोग किया जाता है विगत तापमान का अनुमान लगाने के लिए। 5000 से 10 मिलियन वर्ष तक के समय का पता लगाने हेतु किसका? कार्बन या सीसा के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। बहरहाल ये विधियां भी दीर्घकालिक पता करने तक ही सीमित हैं, जो दैनिक तापमान के आंकड़े जो हैं नहीं बता सकती हैं। द हिंदू का आर्टिकल है ये। अब आगे डिस्कस करते हैं अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण। भारत में गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना स्टार्ट की है। अब ये योजना क्या है इसको देख लेते हैं। पहले इसका परिचय दिया गया है कि इसकी शुरुआत 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से हुई है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट में आप बताइए। जो विभिन्न प्रकार की तैयारियों तथा क्षमता निर्माण के वित्तीयन के लिए एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से प्रत्येक के लिए
12.5% के आवंटन का प्रावधान करता है। एम क्या है इसका? एम राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, ताकि एनडीआरएफ की तैयारियों एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने का काम सुनिश्चित किया जा सके। योजना के अंतर्गत क्या क्या उपाय किए गए हैं इसको देख लेते हैं। नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना करना, ये आ सकता है पॉइंट में 1 2 3 4 करके। नया जो योजना आया है इसके तहत कौन कौन से उपाय किए गए हैं? नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना करना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण करना, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों का प्रावधान किया गया है, राज्य मुख्यालय एवं शहरी अग्निशमन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, तकनीकी उन्नयन और ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना एवं संवर्धन। तो ये यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। वित्त आवंटन पैसे कहाँ से मिलते हैं इस योजना को? इस योजना के तहत केंद्र द्वारा निधि आवंटन पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों, जिनके लिए अनुपात क्या है पूर्वोत्तर के लिए 90:10। इसका मतलब 90, जैसे 100 रुपये देना है उस निधि के अंदर, तो 100 रुपये देना है तो 90 रुपये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 रुपये वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। 90:10 को छोड़कर अन्य राज्यों के साथ 75:25। 75 यहाँ पे केंद्र देगा, 25 वो राज्य देंगे। में लागत साझाकरण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में भूलने को हो जाता है। 90:10 है पूर्वोत्तर के लिए, 75:25 है किसके लिए? अन्य स्टेट के लिए। ओके, यदि राज्य का योगदान 1387.99 करोड़ रुपए है तो केंद्र द्वारा 5000 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पे दिया जाता है। 5000 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय प्रत्यय में से 500 करोड़ रुपए कानूनी और बुनियादी ढांचे आधारित सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध होंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए गवर्नमेंट की जो पहल कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा मित्र योजना, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत, एनडीआरएफ का स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समन्वय परियोजना, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और जिला स्तरों पर एनजीओ समन्वय केंद्र, सामुदायिक आपदा जागरूकता पर एनडीआरएफ मॉक अभ्यास योजना, आपदा जोखिमों के प्रबंधन के लिए एनडीएमए के दिशा निर्देश, नव प्रवर्तन एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0। अब इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करते हैं, पीआईबी में आया था ये, नव प्रवर्तन एकीकरण और सतत शहरी निवेश। चर्चा में क्यों? हाल ही में सरकार ने नव प्रवर्तन एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0 को मंजूरी दी है। इसका सिटीज बोलते हैं, इसको सिटीज 2.0 परिचय। यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है। एक कथन यहीं से हो गया, यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है। सिटीज 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, ये एक पॉइंट हो गया, एवं जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है। इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना। सिटीज निम्नलिखित 4 विषयों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार करेगा। ये विषय कौन कौन से हैं? पहला, सतत गतिशीलता, दूसरा, सार्वजनिक खुले स्थान, तीसरा, शहरी ई शासन और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, निम्न आय बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार। ये हैं 4 पॉइंट। यह कार्यक्रम 4 वर्ष की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष की अवधि के लिए है। ये 2023 से 2027 तक चलेगा। एम, कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख, शहरी स्तर पर क्या होगा? शहरी स्तर पर होगा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन। राज्य स्तर पर क्या होगा? राज्य स्तर पर यहाँ पे देखिए, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों, एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है सिटीज 2.0 में। सिटीज 2.0 का एम सिटीज 1.0 की सीखों एवं सफलताओं का लाभ उठाना और बढ़ाना है। ऑब्वियसली सिटीज 1.0 को संयुक्त रूप से वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें 3 घटक शामिल। सिटीज 1.0 का पहला घटक है प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 12 शहर स्तरीय परियोजनाओं का चयन किया जाए। दूसरा, उड़ीसा राज्य में क्षमता विकास गतिविधियां। तीसरा, NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट था किसका? सिटीज 1.0 का। वित्त पोषण के बारे में डिस्कस करते हैं। सिटीज 2.0 के वित्त पोषण में AFD और KFW बैंक से ऋण तथा यूरोपियन यूनियन से तकनीकी सहायता अनुदान प्राप्त होगा। घटक सिटीज 2.0 के भी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं। पहला है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली योजनाओं हेतु 18 स्मार्ट शहरों तक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। दूसरा घटक है जलवायु कार्यवाही के लिए सभी राज्यों या यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देना। तीसरा घटक है सभी शहरों और कस्बों में स्केल अप का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना।
महत्व क्या क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये देख लेते हैं। सिटीज 2.0 स्वयं द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के माध्यम से भारत सरकार के जलवायु कार्यों को पूर्ण करने के साथ भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान और पक्षकारों की सम्मेलन प्रतिबद्धताओं में सकारात्मक योगदान देगा। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा नागरिकों को लाभान्वित करने वाले स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य से SCM की शुरुआत की। लॉन्च कब हुआ था यहाँ पे स्मार्ट सिटीज मिशन का? लॉन्च 2015 में हुआ था। केंद्र प्रायोजित ये योजना है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कार्यान्वयन कौन करता है? शहरी स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। मिशन की समय सीमा जून 2023 तक बढ़ा दी गई। कवरेज 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना। अब भारत सरकार द्वारा की गई पहले कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये PIB का आर्टिकल है, हमने डिस्कस किया था। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, अब ये न्यूज़ में है तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए पहले ये 8.5 लाख पेड़ों को काटे जाने का अनुमान था, लेकिन अब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके लिए 9.64 लाख पेड़ों को काटा जा सकता है, जो कि पहले के अनुमान से काफ़ी अधिक है। इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए वनों की कटाई के मुद्दे को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। यहाँ पे ऊपर से नीचे जमाने के लिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में आएगा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक, उसके बाद आएगा मिडिल अंडमान, उसके नीचे है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को यहाँ पे ही बोलते हैं इस लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, सॉरी लोअर अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। सबसे ऊपर में कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। बीच में कौन सा है? मिडिल अंडमान। उसके नीचे कौन सा है? लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। ऐसे उपस्थिति पूछ लेते हैं ना, पोर्ट ब्लेयर कहाँ उपस्थित है? नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, लोअर अंडमान में। तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर जो है लोअर अंडमान में उपस्थित है। और यहाँ पे सैडल पीक कहाँ पे है? तो सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में उपस्थित है। ओके, सैडल पीक। ये सबसे नीचे में कौन सा है? लिटिल अंडमान। उसके बाद यहाँ पे आता है काक निकोबार। काक निकोबार निकोबार वाली श्रेणी में सबसे ऊपर में आएगा काक निकोबार। उसके नीचे है यहाँ पे, यहाँ देखिए काक निकोबार। काक निकोबार के नीचे यहाँ पे आएगा लिटिल निकोबार। पहले आएगा यहाँ पे कार, कहाँ गया? 2 मिनट ना, ये हाँ, पहले आएगा काक निकोबार, उसके बाद आएगा लिटिल निकोबार। यहाँ पे देखिए ये है लिटिल, ये है सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे सबसे नीचे आएगा ग्रेट निकोबार। ओके, तो हमसे सीक्वेंस पता हो गया। सबसे ऊपर में कौन सा है? सबसे ऊपर में है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद है मिडिल अंडमान, उसके बाद है लोअर अंडमान, उसके बाद है लिटिल अंडमान, उसके बाद है काक निकोबार, उसके बाद है यहाँ पे आपका लिटिल निकोबार, उसके बाद है ग्रेट निकोबार। अब देख लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल का लेक्चर आप देखिए। कृषि अवसंरचना कोष वर्ष 2020 में कृषि अवसंरचना कोष के लॉन्च के बाद से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए में से केवल 15% ही वितरित किया गया है। अब AIF का लक्ष्य बुनियादी ढांचे का प्रबंधन तथा पूरे देश में सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों आदि कई अन्य लोगों को फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसका एम था। इसका ये अभी न्यूज़ में है, इसका डाटा भी सामने आया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। जैसे जितना यहाँ पे पैसा बांटने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था 1 लाख करोड़ रुपए, उसमें से केवल 15% ही यहाँ पे वितरित किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो AIF का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कल के लेक्चर में। गुकेश डी ने FIDE रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा। गुकेश डी इंपॉर्टेंट है। 5वें बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को उन्हीं के शिष्य गुकेश डी ने पीछे छोड़ दिया है। वे 36 वर्ष बाद आनंद को पीछे छोड़कर पारंपरिक शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की मासिक रेटिंग सूची में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले भारतीय होंगे। वह पहली बार शीर्ष 10 की रैंकिंग में भी शामिल होंगे, जबकि यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे भारतीय बन जाएंगे। वह विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ओके, कथन के तौर पे दे सकता है गुकेश डी जो है, डी गुकेश, वह विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।
FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। इसका गठन एक गैर सरकारी संस्था के रूप में किया गया है। यह राष्ट्रीय शतरंज संघ का सबसे बड़ा निकाय है, जिसमें सदस्यों के रूप में 199 देश शामिल हैं। अब विश्वनाथन आनंद के बारे में देख लेते हैं। वह सबसे सफल भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जो सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता रहे। वे वर्ष 2003 और 2017 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप तथा वर्ष 2000 एवं 2017 में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के भी विजेता रहे। ब्लिट्ज क्या है, ये सब क्या है, ये आप आई चेस आप खेलते होंगे तो आपको पता होगा। ओके, आई चेस आप डाउनलोड करके आप यदि चेस के शौकीन हैं तो खेल सकते हैं। वो भी chess.com ही कंडक्ट करता है उसको भी। वह शतरंज के तीनों प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। शतरंज के तीनों प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथन आनंद। वेस्टर्न ट्रेगोपेन अभी न्यूज में। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी वेस्टर्न ट्रेगोपेन को आवास स्थल, अब यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? वेस्टर्न ट्रेगोपेन। इसको आवास स्थान के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण सराहन तीतर की आबादी में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है। वेस्टर्न ट्रेगोपेन, जिसे सींग वाले पश्चिमी ट्रेगोपेन के नाम से भी जाना जाता है, सभी जीवित तीतरों में सबसे दुर्लभ है। ये तीतर की एक प्रजाति है। वेस्टर्न ट्रेगोपेन जो है, वेस्टर्न ट्रेगोपेन तीतर की प्रजाति है। सभी जीवित तीतरों में सबसे दुर्लभ प्रजाति है ये, जो अपने सुंदर पंखों और बड़े आकार के कारण इस पक्षी को स्थानीय रूप से जुजुकाना या पक्षियों का राजा कहा जाता है। जुजुकाना या पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। स्टेटमेंट के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न ट्रेगोपेन कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश का एक राजकीय पक्षी है। स्थानीय रूप से इसे जुजुकाना या पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रेगोपेन। यह उत्तर पश्चिम हिमालय, उत्तरी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए गढ़वाल के पश्चिमी भाग तक स्थानिक है। ये अधिकतर पत्तियों, अंकुरों और बीजों के साथ साथ कीड़े और अन्य अकशेरुकी जीवों को भी खाते हैं। असुरक्षित है ये। यहाँ पे देखिए ये है तीतर, वेस्टर्न ट्रेगोपेन। ओके, सबसे दुर्लभ यहाँ पे तीतर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरी बाढ़ का कारण हो सकता है? ये लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल व प्रीलिम्स डिस्कशन में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। लगभग हम 12 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पॉइंट यहाँ पे, कौन शहरी बाढ़ का कारण हो सकता है? आपको बताना है। पहला, जल निकासी मार्गों पर दबाव। दूसरा, जल निकायों का प्रदूषण। तीसरा, बिना सूचना के बांधों से जल छोड़ा जाना। चौथा, अवैध खनन। अब आपको इन कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे देना है। देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में भी इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा सही है, ABCD। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 असंगठित लोगों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो बिना किसी नियमित रोजगार या सामाजिक सुरक्षा लाभ के अनौपचारिक क्षेत्र या घरों में काम करते हैं। ये उसकी डिफिनेशन दिया गया है। और कौन से एक्ट के अंतर्गत? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत। ये पहला कथन। दूसरा कथन, इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सलाह और निगरानी के लिए असंगठित श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत की गई है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। पहले आप बताइए कि कौन सा सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही नहीं है, या ना तो एक ना ही दो। आंसर दीजिए। लास्ट में हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, गैलियम आर्सेनाइड। यह भी हमने डिस्कस भी किया था इसका आर्टिकल। गैलियम आर्सेनाइड एकमात्र अर्धचालक यौगिक है। पहला कथन। दूसरा, भारत, चीन, ताइवान, अमेरिका और ईरान से सेमीकंडक्टर चिप्स आयात करता है। भारत किससे आयात करता है? चीन हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया और ईरान से सेमीकंडक्टर चिप्स आयात करता है। तीसरा कथन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है कि कितने सही हैं, 1, 2, 3 में से, सॉरी टोटल में कितने सही हैं। ओके, ये नहीं, केवल एक का मतलब ये नहीं है कि पहला कथन सही है। केवल एक का मतलब है कि इन तीनों में से केवल एक सही है। ओके, इन तीनों में से केवल एक सही है, इन तीनों में से केवल 2 सही हैं, या सभी के सभी 3 सही हैं, या कोई भी सही नहीं है, ये आपको बताना है। लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन को। हाल ही में समाचारों में देखा गया एम पावर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। पहला कथन है, RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अभियान है एम पावर। दूसरा कथन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप शुरू किया गया है एम पावर के नाम से। तीसरा है, तंबाकू के उपयोग और स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों से निपटने हेतु WHO द्वारा विकसित रणनीतियों का एक समूह है एम पावर।
ऑप्शन डी, सरकारी योजनाओं की निगरानी हेतु नीति आयोग के लिए एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया है। नीति आयोग के लिए एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया है एम पावर के नाम से। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने मन में आंसर सोचिए, उसको कमेंट में लिख भी सकते हैं आप। भारत में औपचारिक रोजगार की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2021 के लिए एनएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए बेरोजगारी दर 4.1% थी। बेरोजगारी दर जो है 21-22 के लिए 4.1% थी। वर्ष 2017 और 2022 के बीच कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में नियमित योगदानकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। अब आपको बताना है कि कौन से सही है, सही है बताना है। ओके, केवल एक, दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक नहीं दो। अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। कमेंट में आपने आंसर दे दिया होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे सही हुआ। तो पहला था शहरी बाढ़ का कारण कौन हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे शहरी बाढ़ के कारण हो सकते हैं। 4 पॉइंट जो दिए हुए थे, जल निकासी मार्गों पर दबाव, जल निकायों का प्रदूषण, बिना सूचना के बांधों से जल छोड़ा जाना, अवैध खनन, ये सभी यहाँ पे कारण हो सकते हैं शहरी बाढ़ के। अगला क्वेश्चन, असंगठित श्रमिक वाला कौन सा सही नहीं है, केवल दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, पहला वाला पॉइंट जो है सही है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 असंगठित श्रमिकों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो बिना किसी नियमित रोजगार या सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक क्षेत्र या घरों में काम करते हैं। पहला कथन सही है यहाँ पे, दूसरा कथन जो है गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ये देखिए, यह अधिनियम असंगठित, यहाँ पे देखिए, यह अधिनियम असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान करता है, जो योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सलाह देने के साथ उनकी निगरानी करेगा। इसीलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम आर्सेनाइड के बारे में कितने सही हैं, केवल एक कथन सही है। और वो एक कथन कौन सा है, यहाँ पे 2 सही नहीं है, कथन 1 भी सही नहीं है, केवल 3 यहाँ पे सही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर वे सामग्रियां हैं जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। वे शुद्ध तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम या यौगिक गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड हो सकते हैं। अतः कथन 1 जो है सही नहीं है। कथन 1 क्या बोला था, कथन 1 बोला था गैलियम आर्सेनाइड एकमात्र अर्धचालक यौगिक है, नहीं, एकमात्र नहीं है, अन्य भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। भारत चीन, ताइवान, अमेरिका और जापान से सेमीकंडक्टर चिप्स आयात करता है, लेकिन ईरान से नहीं करता। यहाँ पे ईरान भी एक्स्ट्रा दे दिया हुआ था, तो ईरान से नहीं करता, अतः विकल्प 2 जो है सही नहीं है। काफ़ी डिटेलिंग में यदि आपको पता होगा तभी इसका अटेम्प्ट किए पाए होंगे आप। भारत जो है चीन से आयात करता है, ताइवान से आयात करता है, अमेरिका से आयात करता है और जापान से आयात करता है, लेकिन ईरान से आयात नहीं करता, इसलिए 2 जो है कथन 2 सही नहीं है। तीसरा कथन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रक्रिया के साथ 2021 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। तो कथन 3 बस सही है, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब होगा इन तीनों में से केवल एक कथन सही है, और वो कथन कौन सा है, तीसरा। हाल ही में समाचारों में देखा गया एम पावर शब्द क्या है, यह है तंबाकू के उपयोग और स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों से निपटने हेतु WHO द्वारा विकसित रणनीतियों का समूह है एम पावर। ओके, अगला, भारत में औपचारिक रोजगार की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक कथन सही है, पहला वाला कथन। 2021-22 के लिए एनएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 21-22 के लिए बेरोजगारी दर कितनी है, 4.1%। 4.1% है बेरोजगारी दर। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय प्रतिदक अब अगला क्वेश्चन, ये मेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब मेंस में जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम यहाँ पे ला रहे हैं। आपने एडिटोरियल वाला वीडियो देखा होगा, तो ये वीडियो ये जो मतलब क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। कथन है, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है कौन जारी करता है, एनएसएसओ द्वारा वार्षिक सर्वेक्षण है ये। दूसरा, CES कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है देश भर के शहरी और ग्रामीण दोनों घरों के उपभोग व्यय पैटर्न पर जानकारी एकत्र करता है। ये आपको पता है कि उपभोग व्यय के आधार पर ये जानकारी एकत्र करता है कि नहीं, ये बताना है दूसरा कथन में। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की मांग गतिशीलता के मापन कार्य में मदद करता है। अब कितने सही नहीं है इनमें से ये बताना है, केवल एक सही नहीं है, 2 सही नहीं है, सभी तीनों के तीनों यहाँ पे सही नहीं है, ये बताना है। अगला है, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी
पीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गैर संवैधानिक, वैधानिक और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। दूसरा, यह परिषद भारत सरकार के समक्ष तटस्थ दृष्टिकोण के प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने के लिए काम करती है। तीसरा, नीति आयोग प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, एक ही सही है, दो ही सही हैं, या सभी तीनों सही हैं, या एक भी सही नहीं है। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना रघुराम राजन समिति 2007 की सिफारिशों के आधार पर की गई है। दूसरा, इसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य एवं एक पदेन सदस्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक के पास निर्दिष्ट सांख्यिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव होता है। तीसरा, भारत का मुख्य सांख्यिकीविद आयोग का सचिव होता है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद जो है इस आयोग का सचिव होता है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। लास्ट में हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति आयोग की स्थापना का एम सहकारी संघवाद को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट NILERD नीति आयोग से जुड़ा एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। तीसरा, नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। अब इसमें से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 10 भारतीय राज्यों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा, 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल ऐसे किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश देने की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। अब आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही नहीं है। सही नहीं है इसको बताना है, केवल एक सही नहीं है, केवल दो, केवल तीन, सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। लाइक पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी आने वाले जो एग्जाम है, किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बजट में इसको स्पेशली हाईलाइट किया गया है। ओके, यदि आपने बजट पढ़ा होगा, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा उसमें, तो लाइक पर्यावरण के लिए जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वें सत्र में लाइव को प्रस्तुत किया गया था। मिशन का लक्ष्य प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक स्थायी परिपक्व अर्थव्यवस्था के साथ बदलना है। मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो प्लैनेट पीपल कौन होंगे? जो यहाँ पे मिशन लाइफ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी जीवन शैली में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपना लेंगे। अब इसमें से कितने सही नहीं है ये बताना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन के तौर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतत विकास लक्ष्य SDG, जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था, जो कि वर्ष 2030 तक सभी लोगों को शांति एवं समृद्धि का सुख प्राप्त हो। कथन 2 क्या बोलते हैं? सभी 17 SDG आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं तथा यह स्वीकार करते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्यवाहियों का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर होगा। अब इन कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बता रहे हैं। पहला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या है। दूसरा, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन 1 सही 2 गलत। डी बोलता है कि कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, इसमें कितने सही नहीं है? केवल एक यहाँ पे सही नहीं है। और वो एक कौन क्या पूछा था? कितने सही नहीं है? कितने सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। यह राष्ट्रीय, इसको NSSO द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण ये नहीं है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित एक पंचवार्षिक, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाने वाला सर्वेक्षण है। 5 वर्ष में इसको जाके किया जाता है, न कि 1 वर्ष में। इसलिए ये कथन 1 जो है सही नहीं है, बाकी कथन 2 और कथन 3 सही है। अगला, PM का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसके बारे में आपको बताना था कि कितने सही हैं। तो यहाँ पे 2 जो हैं सही हैं, एक कितने 3 कथन थे, 2 सही हैं और एक यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है, बाकी यहाँ पे सब सही है। पहला कथन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? PM की आर्थिक सलाहकार परिषद एक गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक, इसमें वैधानिक बोल दिया था तो यहाँ पे गैर वैधानिक है। ओके, ये देखिए यहाँ पे गैर संवैधानिक ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे वैधानिक बोल दिया था, ये गलत है। ठीक है, वैधानिक नहीं आएगा, यहाँ पे गैर वैधानिक आएगा, फिर ये भी सही हो जाएगा। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। आपको बताना था कि कितने सही है, तो 2 और 3 कितने होगा? टोटल 2, केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। अगला,
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC इसमें बताना था कि कितने सही नहीं है, तो केवल एक यहाँ पे सही नहीं है, बाकी यहाँ कथन एक यहाँ पे सही नहीं है, बाकी कथन 2 और कथन 3 यहाँ पे सही है। कथन 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग 2000, यहाँ पे 2007 लिखा था क्वेश्चन में, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 2007, तो इस वजह से ये पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, 2007 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2000। ओके, तो 2000 आने के बाद भी पहला कथन सही हो जाएगा, तो 2007 नहीं आएगा, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो आपको बताना था कि कितने सही नहीं है, कितने सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है। दूसरा और तीसरा तो सही है, एक सही क्यों नहीं है? क्योंकि 2007 लिखा है इसमें, जबकि 2000 होना चाहिए। अगला, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सत्य हैं? तीनों के तीनों ही यहाँ पे सही हैं। तीनों कथन आप पढ़ लीजिए, तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही हैं इस क्वेश्चन के। अगला, संविधान की 5वीं अनुसूची कितने सही नहीं है बोला है, तो 2 यहाँ पे सही नहीं है। कौन कौन से 2 यहाँ पे सही नहीं है? ये देखिए, कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 और 3 वो सही नहीं है। कथन 2 और 3 क्या बोला था? 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल ऐसे किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये कथन सही नहीं है। और तीसरा वाला, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश देने की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, ये सही नहीं है। देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति ऐसे किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है था, कथन 2 सही नहीं है। कथन 2 में क्या बोला था? कथन 2 में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख दिया था, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है, उसमें राष्ट्रपति आएगा। तीसरा, कथन 3 में क्या बोला था? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश देने की कार्यकारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होती है, इसमें क्या बोला था? राष्ट्रपति बोला था कथन 3 में। राष्ट्रपति नहीं आएगा, राष्ट्रपति की जगह क्या आएगा? केंद्र सरकार आएगा, केंद्र सरकार के पास होती है, अतः कथन 3 जो है सही नहीं है। अगला, लाइफ के बारे में सही नहीं क्यों है बोला है, तो इनमें से कोई नहीं, तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं, तीनों कथन यहाँ पे लाइफ के बारे में सही हैं। इसे 2021 के UNFCCC COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक स्थायी परिपक्व अर्थव्यवस्था में बदलना इसका एम है, ठीक है। प्रो प्लैनेट पीपल की अवधारणा भी इसमें व्यक्ति गई है लाइफ में। अगला, ये उसी का एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वैश्विक विकास लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही हैं। थैंक यू सो मच।